हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वे टू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मिले हैं डिटर्मिनेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है हमारा क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के ऊपर आज हम बच्चों कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि क्रैमर्स रूल का पहले मैं तुमको थ्योरी बताऊंगा, देन उसके बाद हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे 4-5 साल पहले के, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि क्रैमर्स रूल की इंपॉर्टेंस क्यों है डिटर्मिनेंट के अंदर। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा क्रैमर्स रूल बनाया क्यों गया है ना। सबसे पहले यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, मैं तुमको हल्की फुल्की एक बात बताता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने में इक्वेशन लिखता हूँ, सबसे पहले मैंने इसको लिखा बच्चों ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर में 0, तो आप इसको क्या कहोगे? एक लीनियर इक्वेशन कहोगे। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं ऐसा लिख दूं इस जगह पर ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड प्लस का डी बराबर 0 लिख दूं, तो आप इसको भी क्या कहोगे बच्चों? लीनियर इक्वेशन कहोगे। लीनियर इक्वेशन उसको बोला जाता है बच्चों जिसमें कि आपका कोई भी वेरिएबल आ रहा है। जैसे कि यहां पर कितने वेरिएबल हैं, देखो पहली बात तो यह है बच्चों कि इसके अंदर आपके कितने वेरिएबल हैं। देखो 2 वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले ये बात ये ध्यान रखनी है आपको, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। दूसरी बात, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं आपके? इसके अंदर आपके पास में 3 वेरिएबल्स हैं। अब ये भी ध्यान देना है, देखो ये तीनों दोनों की दोनों आपकी लीनियर इक्वेशन है। पहली बात तो ये है कि ये दोनों की दोनों आपके क्या बन जा रही हैं? लीनियर इक्वेशंस हैं। और ये लीनियर इक्वेशंस आपको पता चल पा रहा होगा अब यहां पर कि ये दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन कोई 2 वेरिएबल में और आपके कोई 3 वेरिएबल में। अच्छा, एक और बात ध्यान देना है, अभी मैं तुमको वो बात भी बताऊंगा कि डी डी वन वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो कि ये चीज होती क्या है, बताना क्या चाह रही है। इसी तरीके से ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस बात को रिप्रेजेंट करती है? आपका ये रिप्रेजेंट करती है बच्चों आपका स्ट्रेट लाइन को। ये किसको रिप्रेजेंट करती है आपका? ये रिप्रेजेंट करती है आपका स्ट्रेट लाइन को। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है आपका? ये आपका रिप्रेजेंट करती है बच्चों तुम्हारा प्लेन को। और जो प्लेन है आपका वो किसके अंदर होता है आपका? वो होता है आपका 3D के अंदर। सिंपली आप ऐसा कह सकते हो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो कुछ इस तरीके से पास होकर के जा सकती है, और जो आपका कोई सिंपली प्लेन होगा वो कुछ ऐसा ऐसा फॉर्म का आपका वो बन रहा होगा, है ना। हम पूरा प्रॉपर 3D नहीं पढ़ने वाले बच्चों इधर पर, बस आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल में कोई इक्वेशन चल रहा है तो वो क्या क्या चीजों को शो कर रहा होता है, ठीक है ना। अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब सबसे पहले सुनो क्या आता है। आपके पास में लीनियर इक्वेशन आएगी इस बार, और वो किस में आएगी आपका? 2 अननोन में आएगी। 2 अननोन में कितनी इक्वेशंस होंगी ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले यहां पर मैंने एक इक्वेशन लिखा बच्चों, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर में किसके? देखो 0 के। इसी तरीके से मैंने आपको लिखा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर किसके आ जाएगा? ये चीज आपका 0 के। एंड देन एट लास्ट मैंने लिखा आपके सामने में a3x प्लस का b3y प्लस का c3 बराबर किसके आ जाएगा? ये 0 के। इन तीनों में दो दो वेरिएबल्स हैं आपका, और तीनों की तीनों किसको रिप्रेजेंट करती हैं? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहां पर आपको यह बात ध्यान देनी होती है कि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता नहीं भी है। इस पहले वाली लाइन को अगर आप L1 से रिप्रेजेंट कर दो, इसको आप L1 से रिप्रेजेंट कर दो, दूसरी वाली लाइन को आप L2 से रिप्रेजेंट कर दो, तीसरी वाली को आप किससे रिप्रेजेंट कर दो? L3 से रिप्रेजेंट कर दो। कुल मिला करके यहां पर केसेस बनाए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि क्या क्या वैल्यू आपकी हो सकती है। तो सबसे पहली बात यहां पर क्या आती है, देखो आपको एक डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो जो होगी वो डिसाइड कर देगी आपका कि ये चीज जो होगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहली बात ये ध्यान देना, देखो आप इस जगह पर एक वैल्यू फाइंड आउट करोगे जिसका नाम क्या होगा बच्चों? देखो डी। डी क्या होता है? इन सभी कोफिशिएंट से मिल करके जो आपका डिटर्मिनेंट बनेगा a1 b1 c1, इधर पर आपका a2 b2 और ये चीज आपका c2, एंड देन एट लास्ट आपका क्या बन जाएगा इधर पर a3 b3 और ये चीज आपका c3। ये डिटर्मिनेंट रहा आपका, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके साथ साथ में। अब आप ये सोचो इस जगह पर कि डिटर्मिनेंट जो आपका बना है ये वाला, केवल और केवल कोफिशिएंट्स को मिला करके आप बना लेते हो। अब यहां पर जो डिटर्मिनेंट आपका बना, इससे आपको डिसाइड करनी होती है बच्चों 2 बातें। ये जो डी आ चुका है इससे 2 बातें आपको इस जगह पर डिसाइड करनी होगी। पहली बात क्या कही जाती है? देखो पहली बात ये कही जाती है कि ये जो डी है बच्चों इसका वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है, और ये जो डी है आपका इसका वैल्यू डी का नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए उसको इस कैटेगरी में रखना है, और अगर केवल और केवल 0 आता है तो उसको इस कैटेगरी में रखना है। अच्छा, अगर वो इस कैटेगरी में रख दिया जाता है तो आपके पास क्या क्या कंडीशन बनती है उसको देखना। मान लो कि एक लाइन ये बना, दूसरा लाइन ये बना, और तीसरा लाइन आपका कुछ इस तरीके से ऐसे करके पास करके चला गया। जो ये पहले वाली लाइन है बच्चों इसको हम नाम दे देते हैं इस जगह पर अपना L1, दूसरे वाली को हम नाम दे देते हैं L2, और ये लास्ट वाली लाइन आपकी क्या आ गई? देखो L3।
ये तीनों की तीनों लाइन अगर आपका एक ही कॉमन पॉइंट से पास करके जाती है, ये जो होगा इनका क्या बनेगा बच्चों, देखो ये बनेगा आपका कॉमन सॉल्यूशन। क्या बनेगा आपका, ये कॉमन सॉल्यूशन इनका बनेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका इन तीनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि मैं तुम्हारे सामने में एक छोटी सी इक्वेशन लिख दूं, 3x प्लस का 2y प्लस 5 बराबर में 0, दूसरी इक्वेशन x प्लस का y माइनस 5 बराबर 0, और तीसरी इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 1 बराबर में 0। अब आपको मैं कहूं कि ये तीनों की तीनों स्ट्रेट लाइन क्या एक पॉइंट से पास करके जाती हैं, या इन तीनों का सेम सॉल्यूशन है, तो एक तरीका तो ये भी है बच्चों कि आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां से x और y निकल आएगा। वो x और y अगर थर्ड इक्वेशन को क्या कर दे बताओ, आपका सेटिस्फाई कर दे, तो आप ये कहोगे कि जो दोनों का सॉल्यूशन है इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो हमको एक बात तो पहले ये समझ आती है कि अगर बहुत सारी लाइनें सेम पॉइंट से पास करके चली जाए तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इन लाइनों का एक नाम होता है बच्चों, इनको बोला जाता है आपका कॉनकरेंट लाइंस। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं हम लोग कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस वो होती हैं जो आपका सेम पॉइंट से पास होकर के जाती हैं। ये बात अपने को समझ आई। अच्छा, अगर d का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया तो क्या होगा, पहली बात ये ध्यान देनी है, इनका ये कॉमन सॉल्यूशन होगा। और d इक्वल टू 0 का जो केस होता है इसको हम पढ़ते हैं बच्चों कि यहां पर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन क्या होगा इस जगह पर आपका, वो सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर d का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो आप कहोगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, या कोई भी इसका सॉल्यूशन आपका नहीं होगा। अब ये सिनेरियो क्या क्या हो सकता है ऐसे सोचो। मान लो कि दो लाइन आपके पास, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, ये तो देखो, मान लो कि दो लाइन आपकी पैरेलल हो जाए, तीसरी लाइन इसके ऊपर क्या हो जाए, ट्रांसवर्सल हो जाए, और क्या हो सकता है, तीन लाइंस आपको इस तरीके से आकर के ऐसा ऐसा दिख जाए, तो भी ये क्राइटेरिया हो सकता है। और भी बहुत सारे केसेस इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं, है ना। अब इस जगह पर ध्यान देना अगली चीज को, यहां पर ये वाली लाइन आपकी जो रही, ये वाली मान लो कि आपका L1 होगा, ये L2 होगा, और ये वाली लाइन आपकी L3। सिमिलरली ये लाइन L1, ये लाइन L2, और लास्ट वाली लाइन ये आपका L3। इस जगह पर अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चों, इन दोनों ही केसेस में आपका क्या है, देखो इन दोनों ही केसेस में आपका सॉल्यूशन क्या नहीं है, नो कॉमन सॉल्यूशन। इनका कॉमन सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। बस वो बचपन वाला मेथड अब इस्तेमाल नहीं करना है आपको, कि आपके पास में क्या हो रहा है कि आप यहां पर दो को सॉल्व करके तीसरे में पुट कर रहे हो, इतना कुछ करने की अब खास हमको जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखो, अगर आपका ये तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, इनको बच्चों एक और नाम से जाना जाता है, उस बात को भी आपको बहुत खास ध्यान रखना है। देखो इस वाले हिस्से को बोला जाता है आपका कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इस बात को, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब केवल और केवल इतना सा है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करा तो उसका नाम कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन ना एग्जिस्ट करे तो वो चीज बन जाती है आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसका इस नाम बन जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो चीज आपका इनकंसिस्टेंट के क्राइटेरिया में आ जाता है। ठीक है ना। अब हम इसके सवाल पर एक चल लेते हैं जल्दी से, ताकि तुमको थोड़ा सा समझ आ जाए। अब ये सवाल था हमारा, ये आया था हमारा 2021 के सेकंड में। इसने क्या बोला हमको, तीन लीनियर इक्वेशन अपने को दे दी गई है, और ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है हमको कि ये चीज आपका कंसिस्टेंट हो चुका है। जो चीज आपका कंसिस्टेंट हो जाए इसका मतलब है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करा होगा, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करा होगा तो सिंपली आप डी को पकड़ के कितना रख दोगे, 0। यहां पर हम सबसे पहले इसका डी निकालने के लिए जाते हैं, तो ये बन चुका होगा आपका 2k², इधर पर आ जाएगा 3, इधर पर आ जाएगा आपका -1, देन आपका 7, इसके बाद आपका -2, देन आपका 3, उसके बाद आपका ये चीज 6k, उसके बाद आपका ये 1, और ये किसके बराबर, आपका ये 0 के बराबर। अब इसके बाद क्या करना होगा, आप सब ने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ा हुआ है, बस इस डिटरमिनेंट को पकड़ के आपको एक्सपेंड करना है। जीरो वगैरह बनाने की कोई खास जरूरत इधर पर नहीं है। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, देखो कितना बन चुका होगा, 2k² आपका बाहर रहेगा बच्चों, अंदर आ जाएगा -2 -3, ये आ जाएगा आपका -5, देन इसके बाद आप -3 को छुपाओगे इस जगह पर, ये बन चुका होगा आपका 7 और -12 18k। ठीक है, ये इतना इतना आ जाएगा आपके पास में, a6 3 18 हो जाएगा। देन लास्ट आपका ये -1, फिर फर्दर कितना बनेगा आपका ये 7, और ये प्लस का कितना आ जाएगा 12k, किसके बराबर, आपका ये 0 के बराबर। इतनी इतनी बात सही रही है। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके अंदर और शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये बन चुका होगा बच्चों आपका -10k², ये आपका -21, देन आपका ये 54k, और देन आपका ये -7 आ जाएगा, और ये माइनस का आपका 12k हो जाएगा, बराबर में किसके, ये 0। इतनी इतनी बात अपने को अच्छे से समझ आती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा, देखो और फर्दर एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ अपने को नजर आ रहा है, इसको एक और स्टेप में पहले ठीक ठाक बना के लिख लो, -10k², 54 और 12, ये कितना हो जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस का 42k आ जाएगा, -21 -7 आ जाएगा बच्चों तुम्हारा -28, किसके बराबर, आपका 0 के बराबर। ठीक है,
-2 कॉमन जाता हुआ नजर आ रहा है, तो -2 को सबसे पहले कॉमन रखो, अंदर बच जाएगा 5k स्क्वायर, माइनस का आ जाएगा तुम्हारा 21k और प्लस का आ जाएगा तुम्हारा 14 बराबर में किसके, 0 के। अब आपको पता है कि ये चीज आपका एक क्वाड्रेटिक बन चुका है। अब यहां पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं इस जगह पर क्या, देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर आप यहां पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे तो आपके पास में क्या होगा, उस चीज को समझना। देखो इस जगह पर आप, इस जगह पर मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा ना, तो आप इस जगह पर k का वैल्यू निकालोगे। अब k का वैल्यू कितना बनेगा, देखो -b डेट इज 21 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा अंदर, अपॉन में 2a का मतलब आपका 10 आ जाएगा अंदर। फर्दर ज्यादा कैलकुलेट करने की आपको कोई खास जरूरत है भी नहीं बच्चों, ऑप्शंस पर अगर नजर रखो हल्का सा, वो तुम्हारा काम आसान करके देंगे। ऐसे फॉर्मेट में कौन ऑप्शन नजर आ रहा है, केवल और केवल आपका बी, ठीक है ना। फर्दर आपके डिवाइड होने के कोई चांसेस है नहीं, ये 21 है ये 10 है, तो उसका मतलब उसने ऐसे ही छोड़ा होगा। तो जो आपका रूट के अंदर ये वैल्यू बना होगा ये और कुछ नहीं होगा, ये कितना होगा, 161 ही होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने की कोई खास जरूरत थी नहीं, ठीक है ना। अब हम जो है दो वाली चीजों में तो हम समझ गए आसानी से। अब हम आ जाते हैं दूसरी वाली बातों पर, ठीक है। अब हमारे पास में बच्चों 3 लीनियर इक्वेशन आएंगे और उसमें समझेंगे कि कैसे हमको चेक करनी होती है ये बात। सबसे पहले मैंने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन लिखी बच्चों इस जगह पर, a1x प्लस का b1y प्लस का c1z बराबर में किसके आ जाएगा, ये तुम्हारा d1 के। अगली इक्वेशन लिखता हूं मैं इस जगह पर, a2x प्लस का b2y प्लस का c2z और बराबर किसके आ जाएगा, ये भी हमारा d2 के। देन नेक्स्ट कौन होगा आपका, a3x प्लस का b3y प्लस का c3z बराबर किसके आ जाएगा, तुम्हारा ये d3 के। इतना इतना रहेगा। अच्छा, एक खास बात यह है कि हमने इस जगह पर लिखा हुआ है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस दो अलग अलग क्राइटेरिया क्यों बने, देखो पहली बात, ये तीनों के तीनों 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन है। ये तीनों के तीनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती हैं, प्लेन को। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूं x माइनस का 2y प्लस का 3z बराबर में 5 आ जाए, उसके बाद x प्लस 2y प्लस का 7z बराबर में 9 आ जाए, अगली इक्वेशन में आपका x माइनस का y माइनस का 7z और बराबर में 10 आ जाए, ऐसा ऐसा कुछ हो जाए। ये तीनों की तीनों इक्वेशन में बच्चों आपका जो प्लेन है आपका, उसके राइट हैंड साइड में कोई ना कोई कांस्टेंट आपका चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर राइट हैंड साइड में कोई ना कोई कांस्टेंट नजर आ जाए तो आप उस बात को क्या कहते हो, नॉन होमोजीनियस। अगर कोई इक्वेशन ऐसी बना दे, देखो इधर पर कि राइट हैंड साइड में केवल और केवल क्या नजर आ रहे हैं, तीनों जगह पर 0, या तो आपके वेरिएबल्स हैं वरना कोई भी कांस्टेंट उसके साथ अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये तीनों की तीनों क्या होंगी, आपकी होमोजीनियस। ये अभी हम पढ़ेंगे अभी आगे चल करके, भी होमोजीनियस इक्वेशन अपने को देखना भी है। पर आप पहले इस चीज पर ध्यान देना, देखो जो आपका नॉन होमोजीनियस होगा उसके अलावा फिर आगे क्या क्या कर सकते हो। देखो इस केस में भी अब हमारे पास में कुछ क्राइटेरिया है, कुछ सिचुएशन है। सबसे पहली सिचुएशन क्या है बच्चों, हम निकालेंगे इस जगह पर डी। जब आप इसका डी निकालने के लिए जाओगे तो डी के लिए आपको क्या करना होगा, देखो सबसे पहले आप इसको फिल कर लोगे यहाँ पर a1 b1 c1, देन आपका कौन आ जाएगा इधर पर a2 b2 c2 आ जाएगा, और इधर पर आपका आ जाएगा बच्चों a3 b3 और ये आपका c3। कुछ नोटेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। डी निकालने के लिए एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको भर दो एक डिटरमिनेंट में 3x3 में, और उसको सॉल्व करेंगे अभी आगे चल करके फर्दर, वो बात की बात है। अगली चीज क्या है हमारे पास में, अब हमको निकालना है इस जगह पर एक और चीज जिसका नाम है बच्चों क्या, देखो d1। अब d1 का मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो d1 को निकाला कैसे जाता है, आप ये सोचो ये पूरा का पूरा किससे फिल हो रखा है, ये पूरा का पूरा आपका किससे फिल हो रखा है, x के वेरिएबल से। तो हम अपना काम क्या करेंगे इस जगह पर, जितने भी x के वेरिएबल्स हैं इन सब को आप यहां से कर दोगे बच्चों रिमूव। x के वेरिएबल को यहां से रिमूव करके क्या भरा जाएगा, सामने में जो कांस्टेंट है उन सब को ला करके इधर फिल कर दोगे। जब आप उनको ला करके इधर फिल करोगे तो ये d1 बनेगा, ये d2 बनेगा, ये आपका d3 बनेगा। सिमिलरली इस जगह पर जो फर्दर आगे की चीजें चल रही थी आपका ये बन जाएगा b1 b2 b3, और इधर पर कौन आ जाएगा c1 c2 c3। ये भी एक डिटरमिनेंट आपका बन चुका। सिंपल लॉजिक रहा ये वाला भी। डी निकालने के लिए इतना प्रोसेस किया आपने, डी1 निकालने के लिए आपने जो भी आपका एक्स वाले कोफिशिएंट थे उनको रिप्लेस कर दिया, किससे आपने, डी से रिप्लेस कर दिया। अगर d2 निकालना होता तो क्या करते, b1 b2 b3 को हटाते, a1 a2 a3 सेम चलता कॉलम 1 में, इधर d1 d2 d3 आ जाता और वापस से c1 c2 c3 आपका ये बच जाता, इतना इतना, ठीक है। अब मैं वापस से तुमको जस्ट लेकर के चलता हूं उस हिस्से पर जो कि है हमारा मेन हिस्सा, मेन मुद्दा जिसके हमें डिस्कस करना होगा यहाँ पर आपका। पहली चीज ये ध्यान देना, देखो अगर मैं हल्का सा तुमको इसको इलेबोरेट करके दिखाना चाहूं तो आप एक बात थोड़ा सा इधर पर गौर करना, देखो चीजों को। सबसे पहली बात क्या है बच्चों आपके पास में, सबसे पहली बात यह है आपका कि जो आपको d1 यहां पर नजर आ रहा है,
क्या इस D1 को मैं वापस से उठा करके कुछ लिख सकता हूं? मैं क्या लिखना चाहता हूं, देखो इस बात को, D1 को मैंने लिखा इधर पर A1x प्लस का B1y प्लस का C1z। मैं सॉल्यूशन पर तो आ जाऊंगा, बस एक चीज मैं तुमको छोटी सी समझाना चाहता हूं यहां पर कि वो चीज आपका क्या हो रही है। C2z इधर पर कितना आ जाएगा A3x, ये वाली चीज आपका B3y, और ये चीज आपका C3z आ गया, इतना इतनी ये चीज आ गई। और फर्दर ये तो अभी कॉलम 1 आया है, अब कॉलम 2 को लिखोगे तो ये चीज आपका B1, इधर पर आपका B2 और ये चीज आपका B3, इधर पर आपका C1 C2 और ये आपका कितना आ जाएगा C3। अब मैं जस्ट इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूं, जब मैं इस बात को एक्सपेंड करके लिखूंगा ना बच्चों, तो आपको एक चीज नजर आएगी इस जगह पर कि जो D1 का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, जो D1 का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा तुम्हारा x टाइम्स ऑफ d आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ, x टाइम्स ऑफ d आ जाएगा। अब ये बात मैंने कैसे लिख ली, क्योंकि ये डिटरमिनेंट 3x3 का है। आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, डिटरमिनेंट की छोटी सी एक प्रॉपर्टी होती है कि आप इस बात को लिखोगे बच्चों a1x a2x a3x, इधर पर कौन आ जाएगा आपका b1 b2 b3। इतना कुछ करना नहीं है, केवल मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूं। नेक्स्ट केस में कौन आएगा आपका, नेक्स्ट केस में आ जाएगा इधर पर b1y b2y, इधर पर b3y, देन आपका इधर पर B1 B2 B3 और इधर पर कौन आ जाएगा आपका C1 C2 C3। इसी तरीके से आपका एक तीसरा डिटरमिनेंट भी तैयार होगा। आप एक छोटी सी बात बताओ, इधर से कौन कॉमन जा रहा है, इधर से x कॉमन जा रहा है। जैसे ही आप इसमें से x को कॉमन लेकर के बाहर रख दोगे बच्चों, x को लेकर के बाहर कॉमन रख दोगे, ये पूरा डिटरमिनेंट क्या बन चुका होगा तुम्हारा d। फर्दर यहां पर देखो, इन सब से आप क्या कॉमन ले सकते हो, y। जैसे यहां से y को कॉमन लोगे, y आएगा आपका बाहर, ये दोनों आपके सिमिलर हैं तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा 0। सिमिलरली बच्चों यहां पर भी आपका इस वाले जो थर्ड वाला कॉलम बचेगा, यहां से आपका z उठेगा, यहां पर ये दोनों कॉलम C1 C2 C3 के साथ ये वाली चीज आइडेंटिकल, तो वापस से ये पूरी बात आपका कितना आ जाएगा 0। कुल मिलाकर के डिटरमिनेंट यही तो बचा। तो इसी वजह से मैंने D1 को कितना लिखा, x इंटू डी। तो यहां से हमको एक बहुत अच्छी और नई बात पता चली है। वो नई बात क्या है हमारे पास में, कि जो x का वैल्यू होगा, इधर ध्यान दोगे अब आप लोग, जो x का वैल्यू होगा वो होगा बच्चों तुम्हारा D1 अपॉन में d। सिमिलरली जो आपके पास में y का वैल्यू होगा वो होगा तुम्हारा D2 अपॉन में d, और जो आपका z का वैल्यू होगा वो होगा बच्चों तुम्हारा D3 अपॉन में कितना d। ये भी एक अच्छी बात है, इसको ध्यान रखोगे तो बहुत फायदा मिलेगा तुमको आगे तक के लिए। हालांकि कभी एक्स वाई जेड की वैल्यू एकदम से नहीं पूछेंगे, पर क्वेश्चंस को समझने के लिए जो हम आगे क्रैमर्स रूल अब पढ़ने जा रहे हैं उसमें तुमको ये मदद देगा। ठीक है, ये एक अलग से हिस्सा था। अब हम आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे जो हमको बात करनी है। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जहां पर आपको एक्स वाई जेड निकालना है। कुल मिलाकर के बच्चों हमको एक्स वाई और जेड ही चाहिए था, एक्स वाई और जेड चाहिए था। अब इधर ध्यान देना, देखो एक्स जो है ना बच्चों तुम्हारा, वो दो चीजों का डिवीजन है। अब आप कहोगे कि वाई को तुमने कैसे लिख लिया, वाई को लिखा बच्चों D2 को एक्सपेंड करने के बाद। ठीक है, ये थोड़ा बहुत भी समझ आया तो चलता है, लेकिन अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान रखना, उसको याद भी रख लोगे तो क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। देखो आपके पास में एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, D1 अपॉन डी। बच्चों D1 भी एक नंबर है, ऊपर वाला भी एक नंबर है और नीचे वाला भी एक तुम्हारा नंबर है। सबसे पहले डिपेंडेंसी जाती है किसके ऊपर, डी के ऊपर। इस वाली वैल्यू को हम कहते हैं कि ये चीज 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर समथिंग अपॉन 0 होगा तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया कहां से शुरू होता है बच्चों, डी से, और डी है कौन हमारा, ये वाला हिस्सा। तो हमने डी के बारे में सबसे पहली बात इससे ये कहलवाई कि जो डी होगा बच्चों आपका, डी आपका सबसे पहले कहा हमने कि डी का वैल्यू आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डी का वैल्यू आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से हम लोगों ने कहा कि आपका जो डी का वैल्यू इधर पर 0 के बराबर हो जाए। ये हमारे हाथ में थोड़ी है बच्चों कि डी के वैल्यू को पकड़ के रखना कि 0 ही हो वो आपका, क्योंकि D1 D2 नंबर हैं बच्चों, D1 D2 D3 सब नंबर हैं। दो नंबरों का डिवीजन कर रहे हो आप, नीचे वाला नंबर आप चेक कर लोगे पहले 0 के बराबर नहीं होगा। यहां पर सबसे पहली जो कंडीशन निकल करके आएगी, अगर आपका डी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस केस में हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, इसको यूनिक सॉल्यूशन से जाना जाएगा। इसको क्या पढ़ा जाएगा बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन इसका नाम पढ़ा जाएगा। अभी मैं बताऊंगा इस चीज के बारे में कि यूनिक सॉल्यूशन वगैरह है क्या। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले डी के ऊपर कि डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा। अब इधर सुनना, देखो ध्यान से, आपके पास में x बराबर में समथिंग अपॉन में ये चीज आपका नीचे वाला वैल्यू 0 हो चुका है इस बार, ऊपर वाला कौन है आपका D1 है। अब इधर ध्यान देना, देखो मैं इस बात को समझूंगा और लिखूंगा इसको 0 इंटू एक्स बराबर में D1, फर्दर लिखूंगा इस जगह पर 0 इंटू वाई बराबर में D2, और लास्ट लिख लूंगा मैं 0 इंटू जेड बराबर में किसके बच्चों, D3 के।
जो नीचे में 0 बन रहा है मैं उसको इधर फेंकता जा रहा हूं, यहां से पिक कर सकते हो y और z की वैल्यू को। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, आपके पास में ये d1 कोई नंबर है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो कि d1 भी 0 हो जाए, d2 भी 0 हो जाए और d3 भी 0 हो जाए, d1 भी 0 हो जाए, d2 भी 0 हो जाए, d3 भी 0 हो जाए। अब मैं कहता हूं 0 इंटू एक्स बराबर में 0, 0 इंटू वाई बराबर में 0 और 0 इंटू जेड बराबर में 0। ये केस कब? जब आपका d 0 हो चुका। अब बताओ बच्चों एक्स वाई जेड की जगह पर कितने नंबर रख सकते हो? आप कहो 1 रखूंगा। अगर जैसे ही आप 1 रखोगे 0 इंटू 1 0, 0 बराबर 0 के। अब बताओ यहां पर कितने नंबर एक्स की जगह आ सकते हैं? आप कहोगे इनफाइनाइट, वाई की जगह पर इनफाइनाइट और जेड की जगह पर इनफाइनाइट। कुल मिला के सॉल्यूशन देना होता है हमें इस भाषा में, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में एक्स वाई जेड की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? इनफाइनाइट। तो हमको यहां से एक नई बात पता चली बच्चों कि अब आप इस बात को फर्दर कनेक्ट करोगे दो और बातों के साथ। वो दो नई बातें और कौन होंगी? देखो आपकी वो दो और नई बातें होंगी d1। पहली चीज आपका d1, दूसरी चीज आपका d2, तीसरी चीज आपका d3। ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? 0 के बराबर। क्वेश्चंस में बताऊंगा मैं कैसे करना है। d से स्टार्ट करना होगा, नॉट इक्वल टू 0 आया तो डायरेक्ट यूनिक सॉल्यूशन। अगर d का वैल्यू 0 आ गया तो d1 d2 d3 में से कोई एक निकाल लोगे। अब यहां पर d1 d2 d3 तीनों के तीनों ही हमारे क्या हो चुके हैं बच्चों? 0 के बराबर। और अगर ये तीनों के तीनों हमारे 0 के बराबर हो जाएं तो इस केस में आप पढ़ोगे अब इस बात को, क्या? इस बात को पढ़ा जाएगा बच्चों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और उसको क्या लिखोगे आप? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इस बात को लिखोगे। अब इसके बाद में एक छोटी सी बात मैं तुमको समझाता हूं। इधर देखो, आपके पास में d1 d2 d3 पिछली बार हमने 0 रखे, इस बार d1 d2 को तो मैंने 0 कर दिया, पर इस बार मैंने d3 को बच्चों 5 ले लिया। कितना ले लिया? 5। कोई भी नंबर मान सकता था मैं यहाँ पे। अब इधर देखना ये बन चुका होगा 0 इंटू जेड बराबर में 5 लिख सकता हूं मैं इस बात को। अब बताओ x की जगह पर इनफाइनाइट नंबर, y की जगह पर इनफाइनाइट, पर क्या z की जगह पर कोई रख सकते हो? कोई भी सॉल्यूशन इस हिस्से पर आपको मिल पाएगा। z की जगह पर कोई भी नंबर रखोगे, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0, और 0 क्या कभी 5 के बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और ट्रिपलेट जब लिखना होता है एक्स वाई जेड, एक्स भी होना चाहिए, वाई भी होना चाहिए, जेड भी होना चाहिए। जेड आपका नहीं होगा तो इस वजह से हम क्या कहेंगे इस केस को कि इस केस में हमारा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब तुमको फाइनली एक रिजल्ट मिलने लग गया इस जगह पर। वो रिजल्ट क्या होगा? देखो आपका सबसे पहले, अगर कोई भी एक एटलीस्ट वन ऑफ, कोई भी इनमें से एक वन ऑफ, किस में से बताओ आपका? d1 d2 d3, एटलीस्ट वन ऑफ कोई भी आपका d1 d2 d3 आपका क्या हो जाए? आपका इज नॉन जीरो। क्या आ जाए? वो आपका नॉन जीरो आ जाए, यानी कि वो 0 के बराबर ना हो पाए। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी कैटेगरी में हम इस बात को क्या कहेंगे? इस बात को कहेंगे बच्चों हम लोग इस केस में नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? नो सॉल्यूशन। अब मैं तुमको हल्की सी इसकी झलक दिखला देता हूं कि ये चीज आपका बन किस तरीके से रही है, क्या क्या इसका प्रोसीजर चल रहा है। देखो, मान लो कि ये एक प्लेन हो गया आपका, सबसे पहला ये प्लेन हो गया आपका, दूसरा एक प्लेन और लेकर के आ जाओ आप इस जगह पर, ये वाला एक दूसरा प्लेन हो गया। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को इस तरीके से कुछ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन की कहानी है बच्चों, इसके पीछे और कुछ भी नहीं है। और तीसरा प्लेन जो आ जाता है वो आपका कुछ ऐसा ऐसा आ जाता है। ये रहा मेरा तीसरा प्लेन। ये तीनों के तीनों प्लेन को अगर आप देखोगे ना, तो तीनों के तीनों प्लेन आपका एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इनका जो होगा ये वाला एक ही कॉमन पॉइंट होगा, केवल और केवल कितना सॉल्यूशन होगा इसका? वन सॉल्यूशन होगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन बोला गया। इसके अलावा अगर आप देखना चाहो इस चीज को तो आपके पास में इधर पर भी देख सकते हो। मान लो कि एक प्लेन आपका ये हो गया, सिमिलरली एक दूसरा प्लेन इसी के ऊपर आ जाता है, और एक तीसरा प्लेन आपका एक और आ जाता है इसके ऊपर में। ठीक है ना? हल्का सा ऐसा बना लेना ताकि तुमको हल्की सी ये बात समझ आ जाए कि हम चीज बना क्या रहे हैं। ठीक है? एक और प्लेन आपका ऐसा ऐसा कुछ आपका ये बन चुका। ठीक है? ये 3 प्लेन हो गए साहब आपके। और ये तीनों के तीनों प्लेन कैसे हैं बच्चों? ये तीनों के तीनों प्लेन आपके कोइंसिडेंट प्लेन्स हैं। कैसे प्लेन से बताओ? कोइंसिडेंट प्लेन्स हैं। और अगर प्लेन्स आपके कोइंसिडेंट हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा? देखो, जैसे कि हाथ है, हाथ के ऊपर एक हाथ रख दो, हाथ के ऊपर फिर हाथ रख दो, तो तीनों हाथ आपस में क्या हो जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैपिंग वाले किस्से में आप क्या कहोगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और लास्ट वाले सॉल्यूशन में क्या कह सकते हो आप? इसके बहुत सारे फिगर बनाए जा सकते हैं। मान लो कि एक प्लेन ये आ जाए, एक प्लेन ये आ जाए, और तीसरा प्लेन इनको क्या करके चला जाए बच्चों? तीसरा प्लेन इनको इंटरसेक्ट करके इस तरीके से, ये वाला प्लेन इनको इंटरसेक्ट करके इस तरीके से चला जाए। और अगर इसको इस तरीके से पैरेलल भी हो सकते हैं बच्चों, तीनों के तीनों आपस में। यहां पर देखोगे इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन आपका क्या नहीं होगा, कोई भी इसमें कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। नो कॉमन सॉल्यूशन, मैं इस बात को लिख देता हूं।
ठीक है ये बात। अच्छा, एक और बात ये ध्यान देनी है अब तुमको इस जगह पर छोटी सी, कि अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन हुआ, यूनिक सॉल्यूशन का एक और नाम होता है, यूनिक सॉल्यूशन को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम कहते हैं बच्चों देखो कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इस बात को? ये रहा हमारा कंसिस्टेंट। सिमिलरली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो इसको भी आप लोग क्या कहोगे? इसको भी आप लोग कहोगे कंसिस्टेंट। लास्ट वाला अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा तो इसको भी आप अपना क्या कहोगे? इस चीज को भी आप अपना कहोगे कंसिस्टेंट। और सॉरी, अगर आपका नो सॉल्यूशन होगा तो इस केस में आप अपना क्या कहोगे? इस केस में आप अपना कहोगे इस चीज को इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना? अगर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे एक सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइट आए, एक आए या इनफाइनाइट आए, तो हमेशा वो चीज आपका यूनिक और इनफाइनाइट को दर्शाएगी। सॉल्यूशन मिलना चाहिए, चाहे इनफाइनाइट मिले चाहे एक मिले। और अगर इसी तरीके से आपका इस जगह पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो उस केस में उसको क्या नाम पढ़ा जाएगा? इनकंसिस्टेंट उसको नाम पढ़ा जाएगा। अब मैं तुमको लेकर के चलता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, ताकि तुमको थोड़ा सा समझ आ जाए। अब देखो ये एग्जांपल हमको दे रखा है, ये 2018 के फर्स्ट में आया था हमारा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये करके इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। अब सबसे पहली बात आप यहां पर शुरुआत करोगे बच्चों, सबसे पहले देखो किससे? इस पूरे इक्वेशन के लिए पहले आप फाइंड आउट करो कि डी क्या है। डी के थ्रू ही आपको आगे बढ़ना होता है। यहां पर ये टेबल जो है, फ्लो चार्ट जो है, उसका ध्यान रखना है आपको। डी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यूनिक, वहीं रुक जाना है, आगे बढ़ना ही नहीं है। और अगर डी का वैल्यू 0 हो जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे कि यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या नहीं होगा, वो सबकी सब बातें। अब हम आ जाते हैं जल्दी से इस पर। आप सबसे पहले इसका डी निकाल करके इसको दे दो। डी निकालोगे तो पहले कितना बनेगा? देखो इस जगह पर ये डी बन चुका होगा आपका 2, 1 माइनस का 3, इधर पर आपका 3 माइनस का 2 और ये चीज आपका 2, इधर पर ये 5 माइनस का 3 और ये माइनस का 1। अब सिंपली हम एक काम करते हैं कि इस चीज को उठा करके आप लोग एक्सपेंड कर दो। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो सबसे पहले इधर देखोगे आप, एक्सपेंड करना हम जानते हैं। ये चीज आपका कितना हो जाएगा बच्चों? ये चीज हो जाएगा 2 प्लस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 आ जाएगा। देन आपका ये माइनस का 3 माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 3 और फिर फर्दर ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस का 9 और ये प्लस का 10 आ जाएगा। इतना इतना इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, 8 टू जाइए आपका 16 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 10 माइनस 13 प्लस इंटू में माइनस 1 प्लस का 13 हो जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां से ये वाली चीज आपकी +1 और ये चीज आपका माइनस का 3, 13 माइनस 3 10, ये चीज आपका 26 आ जाएगा। हमको मालूम चल गया कि डी का वैल्यू क्या नहीं आ रहा है? 0 के बराबर नहीं आ रहा है। 26 जो नंबर होता है वो 0 तो नहीं है ना। अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये चीज आपको किसको शो करती है? ये चीज आपका शो करती है यूनिक सॉल्यूशन को। अब लाइन बाय लाइन ऑप्शंस को पढ़ो। ये कह रहे हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तो तब होगा जब डी का वैल्यू 0 होगा। अभी हमने पीछे देखा कंसिस्टेंट की दो बातें, या तो डी इक्वल टू 0 पर आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, और दूसरी बात है आपका डी नॉट इक्वल टू 0 पर आपका यूनिक सॉल्यूशन। पहले बताओ ये यूनिक सॉल्यूशन होने के साथ साथ क्या है? बताओ ये तुम्हारा कंसिस्टेंट है ना, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया है तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट बनेगा, इज कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सॉल्यूशन। आंसर क्या हो जाएगा इस बात का? हमारा बी। अब बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग अगले सवाल की ओर। अब देखो जरा इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के देखो, तुमको खुद महसूस होगा कि इतना कुछ टफ एंड हार्ड नहीं थी चीजें। यहां पर आप पढ़ोगे फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये और ये, अंडर व्हाट कंडीशन डज द अबव इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी। क्या बोला देखो इसने? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए इस जगह पर। अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो एकदम से तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए बच्चों कि आप सबसे पहले इस जगह पर डी को क्या रखोगे? 0, और साथ ही साथ D1 को क्या रखोगे? इक्वल टू 0, दोनों को। इनफाइनाइट कंडीशन के लिए आपका डी 0 होना चाहिए, जैसे मैंने पीछे बताया शुरुआत में डी से स्टार्ट होगी। अगली चीज देन आप क्या कर लोगे? D1 की वैल्यू को 0 के बराबर कर लोगे। अब हम आते हैं जल्दी से आगे में। अब हम डी को निकाल लेते हैं यहां से। जब सबसे पहले आप डी को इस जगह पर कैलकुलेट करोगे तो डी का वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। देखो सबसे पहले डी निकालने जा रहे हैं हम लोग। ये बन चुका होगा हमारे पास में बच्चों 2 3, इधर पर आ जाएगा आपका 5, देन आपका 7, उसके बाद आपका आ जाएगा 3, ये चीज आपका माइनस का 2, फिर आपका ये 2 3 और ये चीज आपका लेमडा, और ये चीज आपका क्या रहेगी? इक्वल टू 0 के। किसके रहेगी बच्चों? ये इक्वल टू 0 के। इस बात को हम कोशिश करेंगे कैलकुलेट कर लें जल्दी से। जैसे ही आप इस बात को कैलकुलेट करोगे तो डी का वैल्यू आपका 0 के बराबर हमने रख दिया है, तो इसमें सिंपली डी निकालो आप। ये बन जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ, ये आ जाएगा 3 लेमडा प्लस का 6 आ जाएगा ये, देन आपका ये माइनस का 3 7 लेमडा और ये आपका प्लस का 4 आ जाएगा। उसके बाद आपका ये प्लस का 5 आ जाएगा, 7 3 जा 21 ये आ जाएगा, और माइनस का 2 3 जा 6, ये चीज आपका 15 बच जाएगा, और ये चीज आपका बराबर किसके बच्चों? 0 के। हल्की फुल्की कैलकुलेशन रहेगी बस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बन जाएगा मेरा? 6 लेमडा प्लस का 12 माइनस का 21 लेमडा माइनस का 12, और ये प्लस का कितना आ जाएगा तुम्हारा? 75 बराबर में 0 के बराबर। ठीक है ना? इतनी बात यहां तक अपने को समझ आती है।
अब आप अगली चीज को देखना इस जगह पर क्या होता है। आप लेमडा वाली चीजों को एक साथ इकट्ठा करो। इस जगह पर आप पाओगे कि 12 से तो 12 आपका ये कैंसिल हो चुका पहले से पहले ही। इधर पर 6 लेमडा माइनस का 21 लेमडा, ये चीज बन जाएगा मेरा माइनस का 15 लेमडा, किसके बराबर आपका, माइनस का 75 के बराबर। इतनी बात समझ आती है। अब यहां पर जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो लेमडा का वैल्यू कितना नजर आएगा मुझको, लेमडा का वैल्यू इक्वल टू में कितना नजर आया, 5 नजर आया। अब आप एक बार जरा ऑप्शंस पर नजर रखो, लेमडा की वैल्यू आपकी क्या नजर आ रही है, देखो इधर पर 5 नजर आ रही है। अब या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अब जाना कैसे आगे में वो समझना अगली चीज में। देखो थोड़ी सी अब यहां पर चतुराई भी दिखाएंगे हम, पूरी कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं। अब अगली चीज जो पिक करोगे आप, D1 की जगह पर 0 रखोगे। D1 की वैल्यू को जैसे ही आप 0 करोगे, D1 है कौन बच्चों हमारा, D1 को आप ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू से रिप्लेसमेंट करोगे, एक्स वाई, एक्स वाले पूरे कोफिशिएंट्स को, एक्स वाला पूरा कोफिशिएंट रिमूव करो। कितना बन चुका होगा, पहले में आपका ये चीज आपका 2 आ जाएगा, सॉरी ये चीज आपका पहले में 9 आ जाएगा, देन आपका ये वाली बात आपका 8 आ जाएगा और ये वाली बात आपका म्यू आ जाएगा। इतना इतना हुआ। अगली चीज में अपने को क्या करना है, फिर फर्दर आप यहां पर बाकी चीजों को रखोगे, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, फिर फर्दर आपका ये 3 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा और लास्ट चीज आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर आपका लेमडा आ जाएगा। यहाँ पर कौन आना है, देखो यहाँ पर आपका लेमडा आना है इक्वल टू में 0। अब मुझे एक बात बताओ, पीछे क्या तुम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं लाए? आप लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करके लाए हो और लेमडा आपने पीछे ही तो लिखा कि लेमडा की वैल्यू है कितनी, ये वाली वैल्यू आपकी 5 है, वो आप कैलकुलेट कर चुके थे। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ बच्चों, आपके यही 2 ऑप्शन तो करेक्ट जा रहे हैं, बाकी के 2 तो आपको करेक्ट नहीं नजर आ रहे हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे भी, एक्सपेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो, लेकिन एक चीज बताओ, यहां पर जो भी कुछ आएगा वो म्यू इक्वल टू ही तो समथिंग आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट को सॉल्व करके इक्वल टू 0, जिस तरीके से लेमडा को सॉल्व करके इक्वल टू 5, इसी तरीके से म्यू इक्वल टू समथिंग आएगा। अब मुझे बताओ म्यू इक्वल टू समथिंग कितना है, जो कि है मेरा 9, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस बात का, मेरा बी। आप सोचोगे कि इसमें टाइम लगेगा, जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है हमेशा वो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। इसी के ऊपर उन्होंने एक दूसरा सवाल तुमको दे दिया कि इस बार आपको क्या चाहिए, इस बार आपको चाहिए यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए बस कुछ और नहीं होता कि डी का वैल्यू होना चाहिए तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0। पीछे हम अभी निकाल ही रहे थे, डी का वैल्यू एक्सपेंड आप कर चुके थे, डी का वैल्यू आपने एक्सपेंड करा था पीछे, आप लिखोगे डी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। पिछली बार कैलकुलेट करके डी का वैल्यू यानी कि लेमडा इक्वल टू 5 आया था, तो इसका मतलब लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5 आएगी। लेमडा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आएगी। अब आप पढ़ोगे कि इस लाइन का दरअसल मतलब है क्या, इस लाइन को क्यों आगे उसने लिखा, क्यों कंक्लूड किया। आप एक छोटी सी बात बताना, डी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए, आप मुझे बताओ लेमडा कब आएगा, लेमडा सॉरी म्यू कब आएगा, म्यू तब आएगा बच्चों जब तुम्हारा D1 D2 D3 क्या हो, निकाला जाए। D1 D2 D3 के ऊपर क्या इसकी डिपेंडेंसी होती है यूनिक सॉल्यूशन की, हमारी तरफ से ये वैल्यू आपकी कुछ भी आए, और D1 की डिपेंडेंसी म्यू पर डिपेंड करेगी ना, तो म्यू आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है, तो ये बात ध्यान देने वाली है इस जगह पर, म्यू जो है आपका वो कोई भी रियल नंबर आपका ये बिलोंग कर सकता है। तो आपने देखा विद इन अ सेकंड आप सेकंड क्वेश्चन भी आराम से कर गए ट्राई। अब एक बार जरा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा 2023 फर्स्ट में आया था, बहुत ही आसान सवाल। ये 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, आगे में कह रहे हैं तुमसे कि इसका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी की सारी बातें वो तुमसे पूछ रहा है। अब एकदम से आपके माइंड में ये बात हिट करती है कि क्यों ना इसमें D1 D2 D3 या D पहले से ही निकाल करके चेक करा जाए, लेकिन रुकना है आपको, ऐसा नहीं करना। रीजन क्या है इसके पीछे का वो सुनो बच्चों। देखो आपका जो ये पहला प्लेन है, इस प्लेन को आप लिख लो x प्लस का 2y प्लस का z बराबर में 4 लिख लो। इसको आप नाम दे दो बच्चों भी फिलहाल के लिए, पाई या P1 नाम दे दो कुछ भी। इसी तरीके से आप यहां पर प्लेन P2 को लिख लोगे, तो प्लेन P2 आपका कुछ और नहीं होगा, आप इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हो, कितना बन जाएगा x प्लस का 2y प्लस का z बराबर में 4। अगर आप यहां पर P3 को लिख लेते हो तो P3 प्लेन क्या बनेगा, देखो आपका x प्लस का 2y प्लस का z बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों तुम्हारा, ये आ जाएगा 10/3। अब इतना करने से क्या फायदा हुआ, इतना करने से ये फायदा मिला बच्चों आपको, ये देखो ये पहला प्लेन हो गया P1, इसी तरीके से इसी के ऊपर एक और प्लेन आया जिसका नाम हमारा क्या था बच्चों, जिसका नाम हमारा था देखो P2, ये वाला। ये दोनों के दोनों प्लेन आपके ओवरलैपिंग होंगे, ये दोनों के दोनों प्लेन आपके क्या हैं, देखो ये दोनों के दोनों आपके ओवरलैपिंग प्लेन हैं, दोनों के दोनों ही। अब यहां पर आप नजर रख पाओ अगर, तो ये प्लेन आपका और कोई नहीं है, ऊपर वाला P1 हो चुका और नीचे वाला आपका कौन हो चुका, P2, क्योंकि दोनों की इक्वेशन सेम है। अगली एक और केस पर जाना आप, इस जगह पर जो नीचे वाला लास्ट वाला प्लेन आपको नजर आ रहा है, जब मैं इस लास्ट वाले प्लेन को बनाने जाऊंगा तो ये मेरे पास में कुछ ऐसा बनेगा, और इस प्लेन का नाम आपका क्या होगा, P3। अब आप कहोगे कि तुमने इसके पैरेलल इसको क्यों बनाया, आप देखो इसमें केवल कौन चेंज हो रहा है, D। याद है वो स्ट्रेट लाइन वाली बात, ये सारे के सारे पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इनका कांस्टेंट डिफरेंट हो जाए
तो वो उससे डिस्टेंस पर बनेगा, अगर कांस्टेंट भी सेम होगा तो वो ओवरलैप कर जाएगा। अब तीनों को ध्यान से देखो, क्या तीनों के तीनों किसी सेम पॉइंट पर, तीनों के तीनों किसी सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं प्लेन P3 को पकड़ करके इस जगह से प्लेन P3 को पकड़ करके अगर मैं यहां से कहां ले जा लेता बताओ, इस प्लेन P3 को पकड़ करके इसी के ऊपर रख देता मैं, तब आप कहते कि तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, पर अभी ये तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो इस केस में आप क्या कहोगे, इसका नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट इसका नहीं होगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे में, देखो इसका चाहे तो तुम लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप जब सॉल्यूशन करोगे तो इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताना, ये 2016 के फर्स्ट का है, कि इसका हमारा आंसर क्या रहा होगा। ठीक है ना। अब चल लेते हैं बस एक आखिरी लास्ट बात पर हमारी, जिसका नाम हमारा क्या है बच्चों, होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस का केस आपका और भी ज्यादा आसान है। अब हम क्या करेंगे, देखो वापस से तीन इक्वेशन इधर पर मेंशन करेंगे, a1x प्लस का b1y प्लस का c1z बराबर 0। अगली इक्वेशन बनेगी आपकी a2x प्लस का b2y प्लस का c2z बराबर में 0। अभी तक हालांकि इसके ऊपर कोई ऐसा खास सवाल बना नहीं है, और अगर बनता भी है तो आप आसानी से इस बात को सॉल्व क्लियरली कर लोगे, ऐसा ऐसा लिख लोगे। इस केस में हमारे पास में मैंने भी पता है होमोजीनियस के केस में आपका इक्वल टू में 0 होगा। अब सबसे पहले वैसे ही जिस तरीके से हमने पीछे निकाला था, d1 निकालोगे a1 b1 c1, इधर पर लिखोगे आप अपना a2 b2 c2, और लास्ट वाली चीज आपकी कितनी रहेगी इधर पर a3 b3 c3, ये तो आप निकाल लोगे। एक छोटी सी बात बताओ, जब आप यहाँ पर d1 निकालोगे, d2 निकालोगे और d3 निकालोगे, ये ऑलवेज कितने आएंगे, 0 आएंगे। ये हमेशा ही 0 आएंगे। कैसे आएंगे 0, इमेजिन करो मैंने क्या कहा था, a1 a2 a3 को रिप्लेस करके 0 0 0 से फिल करा जाएगा। अगर पूरे डिटरमिनेंट का एक कॉलम या रो 0 से फिल हो जाए तो उस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। होमोजीनियस में काम आसान हो जाता है, डी निकालना पड़ता है केवल। अब इधर देखो, आप सबसे पहले इस जगह पर डी के बारे में बात करोगे, पर डी के बारे में बात करते समय यह बात ध्यान देनी है कि d1 d2 d3 तीनों के तीनों ही बराबर हैं, और तीनों के तीनों ही किसके बराबर हैं, 0 के। आप यहां पर सबसे पहले दो केसेस बना करके चलोगे, या तो डी का वैल्यू तुम्हारा 0 के बराबर हो सकता है, या फिर तुम्हारा डी का वैल्यू 0 के बराबर में नहीं हो सकता। दो बात आपके पास में रहेंगी, या तो आपका डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा, या फिर डी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। याद करो अभी हमने पीछे लिखा था x बराबर में d1 अपॉन में d लिखा था। अगर आपके पास d का वैल्यू नीचे वाला नंबर 0 के बराबर नहीं है, ये चीज आपका 0 के बराबर तो नहीं है, पर ऊपर वाली चीज 0 हो गई, 0 अपॉन में समथिंग है और नीचे वाला नंबर आपका नॉन 0 है, तो इसका मतलब ये बनेगा बच्चों, यहां से आपको दो केसेस, दो चीजें राइज होंगी। आपका यहां पर आपका x का वैल्यू भी, y का वैल्यू भी, z का वैल्यू भी 0 के बराबर होगा। इसको बोला जाता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। बहुत सारे नामों से जाना जाता है इसको, इसका नाम यूनिक सॉल्यूशन है। इसी का नाम आपका ट्राइवियल सॉल्यूशन भी बोला जाता है, इसी का नाम आपका कंसिस्टेंट भी आपका बोला जाता है। ये तीन केस आपके इस तरीके से ध्यान रखने हैं। और अगर d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, अब इमेजिन करके देखो, आप लिख सकते हो ना, ये भी 0 और ये भी 0, नॉट डिफाइंड नहीं कहना। अब इसको ऐसे सोचो, 0 इंटू में x बराबर में किसके, देखो 0 के। x की जगह पर आप क्या क्या रख सकते हो, बहुत सारे नंबर रख सकते हो। फिर दोबारा से 0 इंटू y बराबर में 0 और 0 इंटू z बराबर में 0, क्योंकि d1 d2 d3 तीनों ही 0 हो चुके, x भी y भी 0 भी क्या हो रहे हैं, देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस केस में आपको यह ध्यान रखना है, x, y, z हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट वैल्यूज इसको बोल सकते हो। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि इस चीज का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इस चीज का वैल्यू हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या नाम दे दिया जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसका नाम दे दिया जाएगा। इसी तरीके से इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं बच्चों नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन भी इसका नाम होता है हमारा। एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। फिर कहोगे कि इसको फिर दोबारा से कंसिस्टेंट क्यों कहा, कंसिस्टेंट इस वजह से कहा बच्चों क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने अभी कहा था ना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, चाहे एक करे चाहे इनफाइनाइट करे, बस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करा तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन है। ठीक है ना। इस वाले केस में नो सॉल्यूशन का कोई केस नहीं होता है। ये तीनों के तीनों जो प्लेन है आपका, इस केस में प्लेन्स में लिख देता हूं, चलो ये इंफॉर्मेशन भी अगर कभी काम आए। द थ्री प्लेन्स कहां से पास करते हैं आपका, ये द थ्री प्लेन्स पासेस थ्रू, पास करते हैं कहां से तुम्हारा, ये पासेस थ्रू ओरिजिन से। कहां से पास करेंगे, ये आपका ओरिजिन से मिलकर के पास करेंगे। और ये जो ओरिजिन से पास करेंगे, ये ओरिजिन ही आपका, ये ओरिजिन ही आपका, ये ओरिजिन ही आपका क्या होगा, देखो इनका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब होगा कि आपका ये इनका कॉमन पॉइंट होगा। आसान बात है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल है जो कि तुम्हें खुद से घर से ट्राई करना है, यानी कि कुल मिलाकर के आपके पास दो क्वेश्चन, एक ये वाला और एक ये वाला।
इस केस में आपको केवल और केवल क्या करना है, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन दिया गया, और अगर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन दिया गया है तो आपको कुछ भी नहीं लेना है इस जगह पर, हैज अ नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन अगर इसमें कह दिया गया तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए आप इस जगह पर क्या ले लोगे, इस चीज की वैल्यू डी की वैल्यू को पकड़ करके बस 0 के बराबर रख देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बाद में बताना कि तुम्हारा आंसर कितना कितना आता है। ठीक है, बाकी यहीं तक रखते हैं अभी फिलहाल के लिए, आप लोगों से जल्द ही मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ जिसमें कि हम किसी और पर्टिकुलर टॉपिक जो इंपॉर्टेंस रखता है एनडीए के अंदर उसमें मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।